एडू एडुटेरिया वॉल्यूम 2 का आज हम लोग दूसरा टेस्ट कंप्लीट करेंगे। पहला टेस्ट इसी YouTube चैनल पर करवा दिया गया था और इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। चलिए फटाफट सारे लोग सेशन को लाइक कर लीजिए। जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि नए वीडियो टेस्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको, परीक्षा वाटिका टेलीग्राम चैनल है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर परीक्षा वाटिका। इस टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। इस नंबर पर भी मिल जाएगा 8676934039। इस नंबर पर भी इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं अब पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक महासागरीय तल के तापमान के वितरण को प्रभावित करता है? कूट की सहायता से यहाँ पर करेक्ट आंसर चूज करना होगा। पहला क्या दिया गया? महासागरीय धाराएं, ये बिल्कुल सही दिया गया है यहाँ पर। और दूसरा है यहाँ पर देशांतर, देशांतर इसमें शामिल नहीं होगा। सनातन पवनें शामिल हो जाएंगी। स्थल और जल का असमान वितरण भी इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, जो गर्म जल धाराएं होती है एक और महासागर की सतही भाग का तापमान बढ़ा देती है, वहीं दूसरी ओर जो ठंडी जल धाराएं होती है तापमान को क्या करेगी? डिक्रीज कर देगी, घटा देगी। और सनातन पवन जो होती है महासागर के सतही भाग के तापमान को परिवर्तित करते रहती है। तो पहला, तीसरा और चौथा इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अफ्रीका महाद्वीप के एटलस पर्वत का विस्तार निम्नलिखित में से किन देशों तक देखा जा सकता है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिसिया। पहला ही विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एटलस पर्वत श्रृंखला जो है ना 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, कितना? 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जो भी फैक्ट है इसका लिख लीजिए स्टार पॉइंट बना करके। और 4165 मीटर इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट टुबकल है, जो मोरक्को में है। 4165 मीटर, नाम है उसका माउंट टुबकल। टुबकल ये कहां पर है? ये मोरक्को में है। कहां पर है? मोरक्को में है। अफ्रीकी महादेश का एक कंट्री है मोरक्को। आप लोग कमेंट कीजिए मोरक्को की राजधानी क्या है और इसकी मुद्रा क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रेट बियर और ग्रेट स्लेव झील किस देश में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, कनाडा में स्थित है ये। और इसके अलावा अगर बात कहा जाए तो विनिपेग हो गया, रेंडियर, अथावास्का, ये सभी भी ना कनाडा में स्थित झील ही है। कनाडा और संयुक्त अमेरिका में संयुक्त रूप से पूछा जाए तो सुपीरियर झील हो जाएगा। कनाडा प्लस संयुक्त अमेरिका का पूछा जाए, इन दोनों मिलाकर के कौन कौन सा झील हो जाएगा? तो सबसे फेमस सुपीरियर झील, सुपीरियर झील हो जाएगा। और कई सारे झील हैं वहां पर, दोनों मिलाकर के। ईरी झील भी वहीं का है। ठीक है, दोनों मिलाकर के दोनों देश में पड़ता है। ह्यूरॉन झील, ये सारा लिख लीजिएगा, दोनों मिलाकर कॉम्बो होगा। ठीक है, ओंटारियो यहां पर आ जाएगा, ओंटारियो। चलिए किसी तरह आ गया, एडजस्ट हो गया। ओंटारियो, सुपीरियर, एरी और ह्यूरॉन हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। देखिए, माउंट हेरियट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में अवस्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दक्षिणी अंडमान का पार्ट है। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई की बात कही जाए 365 मीटर है। किसका? माउंट हेरियट का। ठीक है, 365 मीटर इसकी क्या है? हाइट हो जाएगी। ठीक, यानी कि ये लगभग 1198 फीट में आएगा। फीट में माप होगा तो 1198 फीट हो जाएगा। सेडल पीक जो उत्तरी अंडमान के अवस्थित होता है और इसकी ऊंचाई जो है वो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 732 मीटर है ना, उत्तरी अंडमान में हो जाएगा सेडल, यही नाम है ना, सेडल पीक। और इसकी हाइट की बात कही जाए तो 732 मीटर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कालेश्वरम लिफ्ट पर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी पर स्थित परियोजना है। ठीक है, और इसमें ना बात कही जाए तो ये तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, ये किस नदी पर है? गोदावरी पर है। और ये स्टेट हो जाएगा अपना तेलंगाना। सबसे लास्ट में स्टेट बना था, 2014 की बात है। ठीक है, ये सभी भी याद रखना। यहाँ के मुख्यमंत्री XYZ जो भी वहां का आसपास का क्षेत्र है, गोदावरी नदी पर कौन कौन से बांध है ये सब देख लेना। सिंचाई की क्या क्या सुविधा है, अगर मामला आया है करंट में तो ये निश्चित रूप से क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। 3 नदियां दी गई है, उपरोक्त में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? कौन सी नदी होगी? तो लोहित होगी, एक होगी सुबनसरी। 2 नदी हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। ठीक है, लोहित और सुबनसरी। बराक नदी जो है ना, ये बराक नदी मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम राज्य से होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। 900 किलोमीटर की लंबी नदी है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कौन कौन सा स्टेट हो जाएगा बराक नदी का। तो पहला तो हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर के बाद ये एंट्री लेता है, इधर आ जाइए नागालैंड, उसके बाद मिजोरम,
ठीक है, MJ लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, मिजोरम, मिजोरम के बाद असम हो जाएगा, उसके बाद होते हुए ये बांग्लादेश में चली जाती है और यहीं पर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। 900 मीटर इसकी लंबाई है, बराक नदी। ओके, और अगर भारत में इस नदी की लंबाई पूछा जाए तो 524 मीटर हो जाएगा। टोटल लंबाई 900 मीटर है और भारत में जो हो जाएगा इसकी लंबाई कितनी है, 524 मीटर। अगला देखिए, पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों के प्रतिशत मान के आधार पर घटते क्रम में सजाएं। इसमें किसकी क्या मात्रा होगी, तो देख लेते हैं, मात्रा पहले लिख लेते हैं, उसके बाद मिलान कर लेंगे। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी, तो ये हो जाएगा 46.8%। कल भी मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, जिसमें मानव शरीर और पृथ्वी क्रस्ट में दोनों दिया गया था। सिलिकॉन में इसकी मात्रा हो जाएगी 27.72%। ठीक, एल्युमिनियम में मात्रा हो जाएगी 8.13%। लोहा में पक्का 5%। ठीक है, इसी तरह और भी लिख लेना, काम ही आएगा। कैल्शियम में इसकी मात्रा हो जाएगी 3.63%। छठा अब लिख लेते हैं सोडियम। ठीक है, सोडियम में कितना हो जाएगा, सोडियम में अपना हो जाएगा ये 2.83%। सातवां लिख लीजिएगा पोटेशियम के, पोटेशियम में हो जाएगा 2.59%, दिख रहा है ना सही से। आठवां लिख लीजिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में इसकी मात्रा क्या हो जाएगी 2.09%। ये सारा हो गया। अब यहाँ पर ना सजा लेते, 4 ही दिया गया था ना, ये तो हम लोगों ने एक्स्ट्रा लिख लिया था, इसको छोड़ करके चारों में देख लीजिए क्या घटते क्रम में कह रहा सजाने के लिए। तो कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, बड़ा वाला आएगा मामला, 1 2 3 4 एक क्रम में सजाया गया था। 46 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 8 और 5, 1 2 3 और 4, विकल्प सी सही जवाब हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, इसमें से कौन सा रॉन्ग है, विकल्प सी हो जाएगा। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं, ये वाला करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ना आग्नेय चट्टान जो होती है इसमें जीवाश्म जो होता है ना नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया पाए जाते हैं, इसमें नहीं पाए जाते हैं, इसी वजह से ये इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट ही पूछा गया था, असत्य। एक जानकारी देना था आप लोग को, जो बच्चे बीएड करना चाहते हैं यूपी से यानी कि बिहार से बाहर से, 62,000 में आपका एडमिशन हो जाएगा। इसमें एक्स्ट्रा फी जो है ना कोई भी नहीं लगेगा, ओनली 62,000 रुपीज लगेगा दोनों साल मिला करके। दलालों के चक्कर में आप लोग नहीं पड़िएगा, वो लोग ना 85,000 से अधिक प्राइस लेंगे, आपको लगभग 1 लाख तक पहुंचा देंगे। तो आप लोग को वहां पर क्या होता है कि एक बार तो पेमेंट कर लोगे 80-85,000, फिर बाद में क्या होगा 10 दे दो 5 दे दो करके, उस समय आपकी मजबूरी हो जाएगी। यहाँ पर मैं कहता हूं कि 62,000 से एक पैसे भी अधिक नहीं लिया जाएगा। और ये यूनिवर्सिटी है आगरा में, यहाँ से जाकर के खुद भी संपर्क कर सकते हो या फिर हमारे थ्रू भी करवा सकते हो। बहुत सारे बच्चे हमारे थ्रू भी करवाते हैं, लगभग 250 से 300 बच्चे हो जाते हैं हर सेशन में। यहाँ पर आपको किसी तरह का दबाव भी नहीं दिया जाएगा पेमेंट करने के लिए। दलाल क्या करते हैं, दबाव डालते हैं कितना पेमेंट करो नहीं तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, XYZ बहुत सारा मामला फंसा कर रखते हैं। तो 62,000 में एडमिशन हो जाएगा। इस नंबर पर जाइए, कांटेक्ट कीजिए, विस्तृत जानकारी मिल जाएगा। 8676934039 इस नंबर पर आइए, कांटेक्ट कीजिए और पता कीजिए यूपी बीएड के बारे में। ठीक है, और इसका ना एग्जाम फॉर्म, एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आएगा फरवरी माह में, इसको फिल करना है। एंट्रेंस एग्जाम आप लोग को पास करना जरूरी नहीं है, वो सब यहाँ पर बात कर लीजिएगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर सूची 1 में नदी दिया गया है, दूसरे सूची में उसका उद्गम स्थान दिया गया है। मिलान कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कौन सा कूट सही होगा। चलिए पहले मिलाते हैं इसको। झेलम नदी, इसका उद्गम कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में होता है, जो पीर पंजाल गिरिपद में है, वेरीनाग झील। ठीक है, तो पहला हो जाएगा इसका पहला। सतलज का कहां से होता है, तिब्बत में 4555 मीटर मानसरोवर जो है, मानसरोवर के निकट एक राक्षस ताल झील है, इसकी ऊंचाई जो है ना 4555 मीटर यहीं से होती है। तो ये तो मिलान किया हुआ है। ब्यास नदी का होता है कहां पर, हिमाचल प्रदेश से होता है, और हिमाचल प्रदेश का रोहतांग दर्रा है ना, रोहतांग दर्रा के पास में ही एक ब्यास कुंड है, यहीं से होता है। ठीक है, ब्यास कुंड से इसका ये होता है। अगला देखिए रावी नदी है, रावी नदी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश का जो कुल्लू पहाड़ी है, कुल्लू पहाड़ी के निकट ही रोहतांग दर्रा है, और रोहतांग दर्रे के पश्चिम से होता है। ठीक है, तो 1 2 3 और 4 हो जाएगा, विकल्प कौन सा, पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी के संदर्भ में कही गई है। यहाँ पर विशेषताएं दी गई है और यहाँ पर नदियों का नाम दिया गया है। अब देखते हैं, पहला एक एक करके पढ़ते हैं। यह ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, तो पहले
पता चल गया। कर्नाटक का जो कोडागु जिला है, मैसूर पठार का दक्षिणी भाग, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, तो कावेरी नदी के बारे में चर्चा हो रहा है। लेकिन फिर भी देखेंगे अगला स्टेटमेंट भी, इसका वह क्षेत्र केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में पड़ता है। बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि कुल अफवाह का जो 3% होता है ना, 3% केरल में पड़ता है, उसके बाद 41% कर्नाटका में पड़ता है, और तमिलनाडु में ये 56% ये नदी बहती है। ठीक है, कुल प्रतिशत इतना है। और इसमें ना आपस में कई बार विवाद होते रहता है, इंटरस्टेट यहाँ पर नदियों का, जो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद मामला पढ़ोगे आप लोग पॉलिटी में, ये मामला बनता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर दिख गया, ये कावेरी नदी की चर्चा हो रही है। तीसरा देखते हैं, इसकी सहायक नदियों में हेमावती, अर्कवती और सुवर्णवती शामिल है। ये बिल्कुल सही दिया गया, हेमावती, अर्कवती, सुवर्णवती। इसके अलावा बात कही जाए, लक्ष्मण तीर्थ नदी का नाम है, मैं लिख देता हूं यहां पर, लक्ष्मण तीर्थ हो गया। लक्ष्मण तीर्थ के सिवा भवानी नदी हो जाएगी, ठीक, और कबिनी, कबिनी नदी, अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी भी है और ये नदी का नाम भी है। ये सारी नदियां जो है ना दक्षिण भाग से मिलती है, और हेमावती, लोकापावनी, सिमसा और अर्कवती ये जो है उत्तर से मिलती है। ठीक है, उत्तर में प्रमुख सहायक नदी है। एक हेमावती हो गया, एक कौन सा छूट रहा है, सिमसा नदी, सिमसा नदी छूट गया था, और लोकापावनी, कौन सा, लोकापावनी। ये सारी नदियां जो है ना कावेरी की सहायक नदियां हैं। तो ये चर्चा पूछा जा रहा था कि इस नदी के संदर्भ में, यहाँ पर पूरा क्लियर हो गया हमारा, क्या है, ये कावेरी नदी की बात हो रही है। कावेरी जो होती है ना दो धारा में होता है, एक होता है उत्तर में कोलेरू और दक्षिण में कावेरी में बढ़ जाता है। कावेरी की दो जलधारा होती है, जो नॉर्थ वाला पार्ट होता है ना, नॉर्थ वाला पार्ट ये कोलेरू कहलाता है, ठीक है, कोलेरू, और साउथ वाला जो पार्ट आता है ना, यही नदी कावेरी कहलाता है। ठीक, ये सारा जानकारी आपको जरूरी भी था। चलिए आगे देखिए, यहां पर कह रहा है असत्य कथन चुने, इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पर चूज करना है। तीसरा हो जाएगा, स्थैतिक घर्षण समुपस्थित अपेक्षिक गति का विरोध करता है, और यह सदैव पृष्ठों के संपर्क क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। ठीक है, और घर्षण बल जो होता है ना, असंरक्षी बल होता है। घर्षण बल जो होगा क्या होगा, असंरक्षी बल होगा। यह भी फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, तीन प्रतिरोधक 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम को श्रेणीबद्ध संयोजित किया जाता है। यदि विस्थापन बल क्या होगा, ईएमएफ जो है 10 वोल्ट होगा, तो प्रत्येक प्रतिरोध के बीच विभव यानी पोटेंशियल क्या होगा, ये जानकारी, ये जांच करना है। तो श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद है ना आप लोग को, RS = R1 + R2 + R3। यहां पर क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 4, टोटल कितना, 9 में इसका माप हो जाएगा। परिपथ में धारा निकाल लेंगे, I = क्या होता है, जो विस्थापन बल होता है बटे RS हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/9 हो जाएगा। ठीक है, 10/9। ठीक, तो इसका मान निकालते हैं, कितना आएगा, 1.11 एम्पियर हो जाएगा। और पहले प्रतिरोध में इतना हो गया, तो इसमें गुना करते जाइए, 1.11 गुना 2, 1.11 × 3, ये आएगा 2.22, और इसका मान आएगा 3.33। अब देख लीजिए 1.11 और 2.22 और 3.33, ये सारे एम्पियर में यही इसका मान निकल के आएगा। तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताइए आप लोग, फटाक से बताइए। 2.22 3.33, एक से और गुना करेंगे ना तीसरा एम्पियर भी निकालने के लिए, 1.11 × 4, ये हो जाएगा 4.44 एम्पियर। तो 2, 3, 4 वाला देखिए कौन सा भैया, 2, 3, 4 वाला, ये हो जाएगा 2.22 वोल्ट, 3.33 वोल्ट और 4.44 वोल्ट, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, एक पतले अभिसारी लेंस की फोकस दूरी बैगनी प्रकाश के लिए f है। यदि बैगनी के स्थान पर लाल प्रकाश को प्रयुक्त किया जाए तो फोकस दूरी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सही जवाब इसका हो जाएगा, ये फोकस जो होगा बढ़ेगा। पहला विकल्प यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, जब किसी द्रव का ताप बढ़ाया जाता है तो इसका पृष्ठ तनाव क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा आसान सा जवाब, विकल्प बी, ये घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 तारों का द्रव्यमान 1:3:5 के अनुपात में है, तो उनकी लंबाइयां क्रमशः 5:3:1 के रेशियो में है। उनके प्रतिरोधों का रेशियो क्या होगा। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, इसको निकाल लेना R1 R2 R3 का, जिसमें L² 1 निकाल लेना बटे M1 करके, तो ये 25 हो जाएगा, 9 3 ये हो जाएगा, यानी 25 3 9 125 हो गया, और इधर हो जाएगा 5 3 15 1,
ठीक है, 125 15 1 हो जाएगा, पहला विकल्प यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, निकाल सकते हो आप लोग, जैसे R1 इंस टू R2 इंस टू R3 निकाल लेना, और इसमें क्या करोगे, L1 का प्रतिरोध निकालोगे, M1 हो जाएगा, इंस टू L2 का स्क्वायर निकालोगे, M2 हो जाएगा, फिर क्या होगा, L3 का स्क्वायर हो जाएगा, M3 हो जाएगा। इसी तरह निकाल लेना, मान बैठा करके पुट कर लेना सारा मान, यहाँ पर दिया गया ना 5 3 1 और 1 3 5। यदि कोई तारा पृथ्वी से दूर जाता है तो पृथ्वी पर बैठा निरीक्षक तारे से प्राप्त प्रकाश के संबंध में क्या अनुभव करेगा? ये ना, इसमें तरंग दैर्घ्य में वृद्धि हो जाएगी, विकल्प बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डॉपलर का जो इफेक्ट होता है, इसके अकॉर्डिंग यदि कोई प्रकाश जो है उत्सर्जित वस्तु पृथ्वी की ओर आएगा तो उसका तरंग दैर्घ्य में क्या होगा, कमी आ जाएगा, और ऊर्जा होगा बढ़ेगा। लिख देते हैं यहां पर, तरंग दैर्घ्य क्या होगा, कम हो जाएगा, यहां ऐसे लिखते हैं। ठीक, तरंग दैर्घ्य में कमी आएगा, ऊर्जा क्या होगा, ऊर्जा बढ़ेगा। क्लियर? एक आवेशित कण v वेग और b चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, कण पर लगने वाला बल अधिकतम कब होगा? जब v और b परस्पर लंबवत होगा। आसान सा जवाब है विकल्प बी। ऑर्लॉन किस एकलक का बहुलक हो जाएगा? सही जवाब विनाइल साइनाइड का हो जाएगा। ठीक है, किसका, विनाइल साइनाइड, तो विनाइल साइनाइड विकल्प सी हो जाएगा। जो ऑर्नल एकिनो नाइट्राइल जो होता है विनाइल साइनाइड, इसी का बहुलक होता है, और एकिनो नाइट्राइल जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, एकिलो नाइट्राइल, इसका फॉर्मूला होता है CH2CHCN। ये ध्यान रखना आप लोग। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की सबसे आम विधि को क्या कहते हैं? इसको हिट एंड ट्रायल विधि कहा जाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड, विकल्प सी सही जवाब हो गया इसका। और इसमें जांच और त्रुटि को मापने के लिए क्या यूज होता है? ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड। यहां पर क्या है, संतुलित करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड था। अगर यहां पर जांच त्रुटि मापना होगा तो हिट एंड ट्रायल एंड एरर मेथड, जांच या त्रुटि मापना हो तब, ठीक ना, ये वाला मेथड होगा। ठीक, और लिख देते हैं यहां पर, जब संयोजकता विधि मापना हो तो, संयोजकता विधि मापना है तो वैलेंस मेथड, वैलेंस मेथड का यूज होता है। तीसरा जो आयनिक समीकरण विधि होता है, आयनिक समीकरण दिख रहा है ना सही से, समीकरण विधि, ये क्या होता है? आयनिक इक्वेशन मेथड, आयनिक इक्वेशन मेथड का यूज होता है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20वां प्रश्न देखिए, निम्न में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा? इसमें से बताइए। ये हो जाएगा H2O का 10 मोल होगा, तो विकल्प सी यहां पर सही जवाब होगा। 10 मोल का द्रव्यमान कितना होगा? अगर 10 मोल का द्रव्यमान पूछा जाए तो 18 गुना 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 ग्राम में निकल के आएगा। CaCO3 जो दिया गया है ना यहाँ पर, इसका 0.5 मोल है, इसका अणुभार क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये सब डायरेक्टली पूछा जाता है। और अगर मोल का भार पूछा जाए यहाँ पर तो क्या करना है? ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसी में 100 इंटू 0.5 लगा देना है। कभी इससे ज्यादा होगा तो ये तो याद रहेगा ना आपको, इसमें 100 से गुना कर देना, ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, एवोगाड्रो संख्या क्या होता है? तो एवोगाड्रो संख्या के बारे में बताएं तो एक जो तत्व होता है ना, 1 ग्राम परमाणु के परमाणु संख्या के बराबर होता है। और एनटीपी जो होता है ना, एनटीपी पर 1 मोल जो गैस होगा ना, तो धारित इसका जो आयतन होगा इसके इक्वल होगा। और सभी पदार्थ जो होगा 1 ग्राम लीटर द्रव्यमान में जो उसकी उपस्थित अणु की संख्या होगी इसका भी इक्वल होगा। तो 1 मोल पदार्थ में अणु, परमाणु या आयनों की संख्या क्या होगी? नियत होगी। यही होता है एवोगाड्रो संख्या। तो यहाँ पर जितना भी दिया गया है ना भैया, सारे सही हैं, उपर्युक्त में से एक से अधिक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अंतर हेलोजन यौगिक CIF3, BRF3, IF7 और IF5 की अभिक्रियाशीलता का सही घटता क्रम क्या होगा? यह हो जाएगा विकल्प बी, ये वाला। ठीक, यौगिक CH3 CH3 का नाम क्या होगा? तो ये दिया गया है 3-मेथिल 2-पेंटीन का सूत्र है, और ये एक साखित कार्बनिक यौगिक है। ये पूरा जो है ना साखित कार्बनिक यौगिक हो जाएगा। ये हो जाएगा 3-मेथिल 2-पेंटीन, विकल्प सी। टिश्यू क्या होता है? उत्तक क्या होता है? तो ऐसी कोशिकाओं का समूह जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होता है, मतलब दिखता भी सेम है, कार्य भी सेम तरीके से करेगा। तो विकल्प भी आसान सा जवाब। मनुष्य के कपाल में कितनी अस्थियां होती है? तो ये 22 होती है, विकल्प बी। और इसमें ना, इसके बारे में मैंने एक टेस्ट में बताया भी था
कैसे कैसे बाइस होता है, ऑक्सीपिटल, पेरापाइटल, फ्रंटल, ये सब बताया था, टर्बाइनल, याद होगा जब एरिथेरिया का ही टेस्ट हो रहा था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन सा कोशिका कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि को विषरहित करने में मुख्य भूमिका निभाती है? ये हो जाएगा चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। विकल्प सी। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहिका है? तो ये फाइलेरिया का हो जाएगा। विकल्प बी आसान सा जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, अनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम XXY हो जाते हैं, ये कौन सा होगा? ये हो जाएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, पहला विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, व्यक्ति जो मदिरा सेवी होता है यानी जो नशा करते हैं उनका यकृत यानी लीवर नष्ट हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो यकृत में अधिक वसा को संग्रहित करने लगता है, विकल्प भी सही जवाब हो जाएगा। और अधिक वसा का जब संचयन होगा तो लीवर धीरे धीरे सड़ने लगता है, जिससे लीवर क्राइसिस कहते हैं, ठीक है, क्राइसिस कहते हैं। और यकृत जो होता है नाइट्रोजनी पदार्थ को निष्कासित करने में सहायता भी करता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? सही जवाब हो जाएगा इसमें से डोरसेरा और नेफेथिन्स, दोनों हो जाएंगे, विकल्प सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा पौधा जिनका पत्ती जो होता है घरे का रूप धारण कर लेगा, उसमें कीट का पाचन होगा, और ऐसे ही पौधे क्या कहलाते हैं? कीटभक्षी पादप कहलाते हैं या फिर मांसाहारी पादप कहलाते हैं। जो यूट्रिक कुलेरिया होता है ये भी कीटभक्षी पादप का ही उदाहरण होता है। मैं लिख देता हूं नाम उसका, यूट्रिक कुलेरिया, ये कीटभक्षी पौधे का नाम है। अगला देखिए, सिकंदर लोदी द्वारा 1495-96 में दरिया खान नुहानी को बिहार का गवर्नर नियुक्त किए जाने का उल्लेख किस स्थान से प्राप्त अभिलेख में मिलता है? सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी बिहार शरीफ। जो बिहार शरीफ है ना, यहीं पर लोदी का अभिलेख है। इसके मुताबिक ये हुआ है कि सिकंदर लोदी 1495-96 ईस्वी में बंगाल का हुसैन शाह सरकी इसको हरा करके बिहार में दरिया खान नुहानी को गवर्नर नियुक्त किया था। फिर मामला आता है 1504 का, सिकंदर लोदी ने बंगाल के नवाब अलाउद्दीन को बाढ़ नामक स्थान पर पराजित करके उसके साथ एक संधि करके बिहार और बंगाल के बीच मुंगेर की सीमा रेखा निश्चित किया था। ये बाढ़ क्षेत्र कहाँ है? तो बाढ़ क्षेत्र जो हो जाएगा मोकामा के पास का क्षेत्र है, ठीक है, मोकामा के पास का क्षेत्र, जहां के एक विधायक है अनंत सिंह, बहुत चर्चे में रहे हैं। अगला देखिए, सातवाहन पूर्व बस्तियों का अस्तित्व दक्कन के अनेक स्थलों पर पाए जाने वाले निम्नलिखित में से किस प्रकार के मृदभांड से प्रमाणित होता है? यह होता है काला और लाल मृदभांड, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। लाल मृदभांड जो होता है ना व्यापक मात्रा में मिलता है, ठीक है, और विशिष्ट रूप से सातवाहन पूर्व निर्णायक प्रमाण नहीं मिला है। सातवाहन वंश से पहले इसका प्रमाण नहीं मिला है, ठीक है, सातवाहन से पहले, सातवाहन से बिफोर इसका प्रमाण नहीं मिलता है लाल मृदभांड का, ठीक है। एक होता है गेरुआ लिपित चित्रित मृदभांड जो होता है, ये अधिकतर उत्तर भारत जो नॉर्थ वाला पार्ट है जो चित्रित धूसर होता है और कई क्षेत्रीय परंपराओं से जुड़ा होता है, और दक्कन के सातवाहन पूर्व चरण का प्रमुख सूचक भी ये नहीं माना जाता है। कौन सा? गेरुआ लेपित वाला। काला लाल मृदभांड जो होता है ना, दक्कन में लौह युग हो गया और सातवाहन पहले, ठीक है, सातवाहन से पहले का, ये ना सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक संकेत मिलता है जहां से लाल और काले का दोनों का मिल जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? आसान सा जवाब, कृष्णा रूपी अग्नि का समन, ये सही जवाब हो जाएगा। जहां पर बुद्ध ने कहा था कि संसार दुखमय है और दुख का कारण अपनी इच्छाएं और लालसाएं हैं। बुद्ध के अनुसार ही लालसा पर विजय प्राप्त करने के निर्वाण प्राप्त होती है, जिसका अर्थ होता है कि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाना। निर्वाण कहिए या फिर मोक्ष कहिए, हिंदू धर्म में क्या कहा जाता है? मोक्ष मिलना, यानी कि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1740 से 48 ईस्वी के मध्य यूरोप में चला ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध किन यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुआ था? यह हुआ था किसके किसके बीच? फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच हुआ था। पहला विकल्प यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इसका परिणाम निकला था कि दोनों देश के बीच भारत के दृष्टिगोचर हुए थे। फ्रांसीसी ने सेंट जॉर्ज को अपने आधिपत्य में ले लिया। इसके बाद क्या हुआ? पांडिचेरी में फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में डुप्ले कार्यरत हुआ था, ठीक है, ठीक है, कौन सा? फ्रांसीसी, डुप्ले नाम है उसका, क्या चीज? डुप्ले। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दो स्टेटमेंट दिया गया, कौन सा कथन सही है ये पूछा जा रहा है। स्टेटमेंट पहले देखेंगे। पहला स्टेटमेंट है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में जमींदारी व्यवस्था को लागू किया था। ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही दिया गया है। 1785 से 93 कॉर्नवालिस का रहता है गवर्नर। भूराजस्व की एक पद्धति के रूप में जमींदारी व्यवस्था या अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली का सूत्रपात इसी ने किया था, ठीक है।
उसके बाद आता है दूसरा स्टेटमेंट, लॉर्ड मेयो के समय भारत में पहली बार जनगणना करवाई गई थी। कब? इसका शासनकाल कब से कब से तक था? कब से कब गवर्नर था? 1868 से 72 के बीच। 1871 ईस्वी में पहली बार जनगणना करवाया था, लेकिन इस जनगणना में काफी त्रुटियां भी मिली थी, जिसके कारण इसको आधिकारिक मान्यता नहीं मिल पाई थी। बाद में फिर इसने 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन आया था, उसका नाम था लॉर्ड रिपन। इसके कार्यकाल में पहला आधिकारिक जनगणना करवाया गया था और इसी को मान्य माना गया 1881 का। स्टेटमेंट तो वैसे दोनों सही दिया गया है, 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, राजसी उपाधि अधिनियम कब पारित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1876 ईस्वी में, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा, रॉयल टाइटल्स एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? सबसे पहले तो ये जानेंगे कृष्णदेव राय का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1509 से लेकर के 1529 तक। इसमें ना तेलुगु भाषा के 8 प्रमुख विद्वान का चर्चा मिलता है, विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा, जिसको अष्टदिग्गज कहा गया है। कृष्णदेव राय स्वयं भी तेलुगु भाषा के साथ साथ संस्कृत भाषा के विद्वान थे और उन्होंने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यवाद की रचना किया था। उसका नाम है अमुक्त माल्यवाद, और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। और फिर संस्कृत में जामवती कल्याणक जो ग्रंथ है, नाम है उसका जामवती कल्याणम, ये किस भाषा का है? संस्कृत का, ठीक है। और ये किस भाषा का है? तेलुगु का, ठीक है, तेलुगु का। और ये दोनों रचना जो है किनका है? कृष्णदेव राय की रचना है, अलग अलग भाषा में, तेलुगु, ये संस्कृत में। अगला देखिए, मुगल सम्राट द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकारिता की स्थिति को प्रदान की गई थी। ये दीवानी अधिकारिता मिली थी कब? 12 अगस्त 1765। पहला ही यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां पर 3 बड़ी शक्तियां एक साथ मिला था, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल सम्राट की सेना। तीनों को बक्सर की लड़ाई होती है 1764 ईस्वी, ईस्ट इंडिया कंपनी तीनों को पराजित करता है। फिर 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि कर ली। कब? 12 अगस्त 1765 इलाहाबाद की संधि। उसके बाद आता है मामला बिहार, बंगाल और उड़ीसा का क्षेत्र। यहाँ पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है? कंपनी को दीवानी अधिकारिता यानी कि भू राजस्व वसूल करने के अधिकार को मान्यता मिल जाता है। इसके बाद व्यापारिक कंपनी ने एक जमींदारी शक्ति के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी का यहीं से उद्भव होता है और आगे चलकर उसने अपनी इसी परिस्थिति का लाभ भी उठाया और भारत को अपने उपनिवेश के रूप में स्थानांतरित कर लिया था। यहीं से मामला फिट हो जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित घटनाक्रमों को कालक्रमानुसार सही रूप में व्यवस्थित करें। यहां पर दिया गया, इसको देख लेते हैं कौन सा क्या ईयर होगा, उसी के अकॉर्डिंग बैठा लेंगे। वास्को डी गामा की दूसरी बार यात्रा 1502 में, पहली बार यात्रा कब हुआ था? 1498, दूसरी यात्रा हुआ था 1502। अंग्रेजी व्यापारी मिडेन हॉल की भारत यात्रा, ये आया था 1599, ठीक है, 1599, ठीक। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी सीधा सीधी 1600। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है 1616 में, 1616 में। अब बैठा लीजिए, क्या हो जाएगा? 1 2 3, 3 के बाद आ जाएगा 5वां, फिर चौथा। एक यहां पर गड़बड़ हुआ, सिर्फ 5 4, 1 2 3 5 4 कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 5 और 4, विकल्प सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मध्यकालीन संत तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? आसान सा जवाब साहित्य रत्न यहां पर हो जाएगा। साहित्य रत्न यहां पर नहीं लिखा गया है, किनके द्वारा? तुलसीदास के द्वारा। बाकी गीतावली, विनय पत्रिका और दोहावली जो है ये तुलसीदास के द्वारा ही लिखा गया है। अब ये बताइए कि ये वाला जो है साहित्य रत्न किसके द्वारा लिखा गया? आप लोग कमेंट करना। और एक चीज और जान लीजिए, तुलसीदास जो थे ना अकबर के समकालीन थे, ठीक है, अकबर के। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 प्राचीन भारतीय राजवंश, दूसरा सूची है राजधानी। इसको सुमेलित करना है और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। चलिए, सूची 1 सूची 2 मिलान कीजिए। सातवाहन वंश कैसे संबंधित है? तो इसका संबंध हो जाएगा पैठन से, ठीक है, पैठन से। कदम्ब हो जाएगा बनवासी, ठीक है, इसकी राजधानी बनवासी। चंदेल का महोबा, चंदेलों का महोबा और सुंग का पाटलिपुत्र। यहां पर हो गया 2 4 3 और 1, 24 31। चलिए भैया, 24 31 विकल्प भी करेक्ट हो गया। अगला देखिए, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई है? 14 और 18। आसान सा जवाब विकल्प सी हो जाएगा।
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? और यहाँ कूट की सहायता से उत्तर चूज करना है जो कि सही कथन होगा। एक एक करके देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित इस संस्था का मुख्य लक्ष्य भारतीय इतिहास, साहित्य और विज्ञान से संबंधित प्राच्य ज्ञान को प्रोत्साहित करना था। यह स्टेटमेंट सही दिया गया है, गलत दिया गया है? ये बिल्कुल सही दिया गया है। डेट था 15 जनवरी, ठीक है, 15 जनवरी 1784 का। तो ये वाला स्टेटमेंट तो भैया सही हो गया, जिसमें भारतीय इतिहास को भी शामिल किया गया था, साहित्य और विज्ञान तो था ही। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसके बनने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे और उन्होंने इस संस्था के गठन का समर्थन और प्रोत्साहन किया था, लेकिन बाद में इसका अध्यक्ष पद लेने से इनकार कर दिया था। अगला देखिए, इस सोसाइटी ने भगवत गीता जैसी प्राचीन भारतीय कृतियों के अंग्रेजी में अनुवाद के लिए प्रोत्साहन और प्रकाशन में सहयोग किया गया। बिल्कुल सही दिया गया। इस सोसाइटी था ना, ये सोसाइटी भारतीय ग्रंथ के अंग्रेजी अनुवाद को बढ़ावा दिया था। जो चार्ल्स विल्किंस थे, इनके द्वारा ही भगवत गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद 1785 में प्रकाशित किया गया था। तो भैया ये वाला तो सही हो गया, पहला और तीसरा सही है। पहला और तीसरा विकल्प सी हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पुस्तक से प्रेरणा लेकर गांधी जी ने सर्वोदय जैसी अवधारणा का विकास किया? सही जवाब अनटू दिस लिस्ट, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। ये गुजराती में अनुवाद किया था इन्होंने और इसका शीर्षक रखा था सर्वोदय। ये इंग्लिश में पुस्तक है और इसको गुजराती में अनुवाद किया था किसने? गांधी जी ने, और इसका नाम रखा था सर्वोदय। ठीक है, गुजराती वर्जन किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन समेत मित्र राष्ट्रों और ओटोमन साम्राज्य के बीच कौन सी संधि संपन्न हुई थी जिसमें ओटोमन साम्राज्य के विघटन और औपचारिक रूप दिया गया, जिसमें खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया था? एक बात तो जान लीजिए कि ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री मत समझना, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट एडीओ के सिलेबस में नहीं दिया गया है। ये साफ साफ सुन लीजिए, कई इंस्टीट्यूट वर्ल्ड हिस्ट्री का भी क्वेश्चन डाल देते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट नहीं है। और यहाँ पर जो चर्चा किया गया पहला विश्व युद्ध, ये दिया गया है किसके संदर्भ में? मॉडर्न हिस्ट्री के संदर्भ में, ना कि वर्ल्ड हिस्ट्री के संदर्भ में। तो ये राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा, सेवर्स की संधि। अगला है, काकोरी ट्रेन केस में अभियुक्तों के बचाव हेतु निम्न में से किसकी अध्यक्षता में बचाव समिति का गठन किया गया था? ये किसका था बचाव समिति का गठन? तो राइट आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत के अध्यक्षता में किया गया था। 1925 का मामला था, 9 अगस्त था ना, 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था। अगला देखिए, मेगास्थिनिज ने अपने ग्रंथ इंडिका में दक्षिण भारत के किस राजवंश का उल्लेख करते हुए यह लिखा कि यह क्षेत्र मोतियों के उत्पादन के लिए विख्यात है और यहाँ का शासन एक महिला शासक द्वारा संचालित होता है। इस तरह के कई स्टेटमेंट्स एंशिएंट हिस्ट्री का मैंने लिखवाया था सुपर 30 वाले बैच में। जिन बच्चों ने सुपर 30 टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया, जाइए ज्वाइन कीजिए। यहाँ आपको नीचे नंबर दिख रहा होगा 8676934039, इस नंबर पर जाइए, कॉन्टेक्ट कीजिए और इसका अभी ऑफर चल रहा है 199 का, सुपर 30 बैच ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको टोटल 30 टेस्ट करवाए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले तो इस प्रश्न का जवाब जान लेते हैं, हो जाएगा पांड्य वंश का शासन था, ठीक है, इनके द्वारा संचालित होता था। अगला देखिए, चीनी यात्री फाहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत में एक अस्पताल का उल्लेख किया है, यह स्थित है। यह ना पाटलिपुत्र का अस्पताल है, इसी का इसने वर्णन किया था और यह लिखा भी था कि यह शहर जो है बहुत समृद्ध था और लोग यहाँ के ईमानदार है। साथ ही राजमार्ग जो थे और विश्राम गृह यहाँ पर यह भी उपलब्ध था। बहुत अच्छे से चर्चा किया है ये फाहियान ने। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। पहले सूची में ऐतिहासिक स्थल दिए गए, दूसरे में उससे संबंधित राज्य दिए गए। मिलान करते हैं। यहाँ पर भीमबेटका जो है ये संबंधित है किससे? ये मध्य प्रदेश में एक पुरातात्विक स्थल है जो अपने शैल चित्र के लिए जाना जाता है। कहां पर है? ये मध्य प्रदेश का हो जाएगा और ये शैल चित्र के लिए फेमस है। जो भी फैक्ट है ना वो लिखना जरूरी है, क्या पता पूछ दिया जाए किससे संबंधित है, तो शैल चित्र के लिए। ठीक है, पुरातात्विक स्थल है, पूछा जाता है पुरातात्विक स्थल है, निम्न पुरापाषाण का है, क्या होता है, पुरापाषाण कालीन है, ये देखना है। सोल टेम्पल ये तट मंदिर है तमिलनाडु के महाबलीपुरम में, तो तमिलनाडु महाबलीपुरम। ठीक, तीसरा है हम्पी, तो हम्पी का जानते हो आप लोग किस नोट पर छपा है हम्पी का चित्र, कमेंट करना। एक कर्नाटक में है और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का खंडहर क्षेत्र बन गया है। ठीक है, अगला देखिए मानस है।
तो मानस तो राष्ट्रीय उद्यान है, असम में है, एक वन्यजीव अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व भी है ये असम का। तो ये तो हो गया भैया 2 3 4 और 1, सॉरी 4 3 2 1 होगा ना, नहीं 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 2 3 4 और 1 होगा, 2 3 4 और 1, 23 41, 2 3 4 एंड 1। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। पहले सूची में संगठन, दूसरे में संस्थापक दिया गया है, मिलान करते हैं इसको। लैंड होल्डर सोसाइटी किससे संबंधित है? द्वारकानाथ टैगोर से, इसको मिला दीजिए चौथे से। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी संबंधित है विलियम एडम्स से, विलियम एडम्स से। इंडियन सोसाइटी किससे संबंधित है? आनंद मोहन बोस और इंडियन एसोसिएशन एस एन बनर्जी। 4 3 2 एंड 1 सीधे उल्टा हो गया, 4 3 2 एंड 1, 4 3 2 एंड 1 पहला ही हो गया, इधर उधर खोज रहा हूं मैं भी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की मूल संरचना के भाग हैं? ये 4 विकल्प दिए गए हैं और कूट की सहायता से यहाँ पर आपको सही आंसर देना है। तो मूल संरचना के तत्व, वर्तमान स्थिति यह है कि जो आर्टिकल 368 है इसके अकॉर्डिंग संसद संविधान की मूल संरचना को प्रभावित किए बिना मौलिक अधिकार के सहित संविधान में किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभी भी यह परिभाषित या स्पष्ट नहीं किया गया है कि संविधान की मूल संरचना का घटक क्या क्या है। लेकिन कई निर्णय आया है, कई मामला आया था कोर्ट में जिसमें संविधान की मूल विशेषता या फिर संविधान की मूल संरचना के तत्व के रूप में कई सारे मुख्य बिंदु को रखा गया था, जिसमें संविधान की सर्वोच्चता हो, संविधान का पंथ निरपेक्ष चरित्र क्या होगा, न्यायिक समीक्षा किस प्रकार से होगी, संसदीय प्रणाली किस तरह से कार्य करेगा, या फिर विधि का शासन कैसे कार्य करेगा, कल्याणकारी राज्य क्या हो सकता है, और मौलिक अधिकार नीति निर्देशक जैसे कई तत्वों को सामंजस्य करके, संतुलन बैठा करके न्याय तक प्रभावी पहुंच को बनाने से संबंधित ये सारा मामला आया था, जो कि भारतीय संविधान की मूल संरचना के पार्ट बन जाते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे? तो चारों हो जाएंगे, संसदीय प्रणाली, न्याय तक प्रभावी पहुंच, कल्याणकारी राज्य और संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र। ये सारे के सारे हो जाएंगे। सही उत्तर चुनना था, विकल्प डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट दिया गया, कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर देखिए नहीं पूछा जा रहा है, कौन सा इनकरेक्ट है ये जवाब देना आपको। पहला है, किसी विधेयक के अधिनियम बनने से पहले प्रधानमंत्री को उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। सबसे पहले तो जान लीजिए, प्रत्येक विधेयक जो होता है संसद के दोनों सदन द्वारा या तो अलग अलग या संयुक्त बैठक में पारित होने के बाद राष्ट्रपति को उसकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अगर राष्ट्रपति विधेयक को अपनी सहमति दे देता है तो वह विधेयक एक अधिनियम बन जाएगा। सामान्यतः क्या होता है कि लोकसभा राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों के रूप में नियुक्त किए जाते हैं, और कोई भी व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का सदस्य ना हो, ठीक है, उसे भी मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर उसको संसद का सदस्य बनना होता है, चाहे चुनाव द्वारा या फिर नामांकन द्वारा। लेकिन अगर नहीं बनता है तो मंत्री नहीं रह सकता है। तो ये वाला मामला यहाँ पर ये फिट होता है। और राज्यसभा लोकसभा को कोई नामांकित सदस्य भी मंत्री बन सकता है। ये राज्यसभा लोकसभा से संबंधित मामला है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए हैं। यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा तो भैया कौन सा होगा? दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत दिए गए ना, एक और दो दोनों गलत हो जाएंगे, सही नहीं है। उस पर हस्ताक्षर किसको? राष्ट्रपति के लिए अनुमानित किया जाता है। अगला देखिए, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में विजयी घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी जमानत राशि को खो देता है तो उसका अर्थ क्या होगा? जमानत राशि खो देगा तो क्या होगा? तो निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक होगी, तभी होगा ऐसा मामला। जो वैध मत होगा, कम से कम 1/6 मत नहीं मिलेगा तो उनकी राशि जब्त हो जाती है। या फिर उसने कुल वैध मत का 1/6 भाग प्राप्त नहीं किया, अगर संभव है कि कोई प्रत्याशी चुनाव में निर्वाचित हो जाए, और ऐसा उस स्थिति में संभव होगा जब निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी की संख्या बहुत अधिक होगी या फिर उनके बीच मतों का बंटवारा ज्यादा हो गया होगा। तो ठीक है, ये हो जाएगा निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक होगी, ऐसी स्थिति में उनकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। ठीक, अगला प्रश्न है, लोकसभा में लेखानुदान सरकार द्वारा किस उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाता है? आसान सा जवाब है, निश्चित अवधि के लिए संचित निधि से धन निकालने के लिए। आर्टिकल 116 के अकॉर्डिंग विकल्प डी हो जाएगा। कौन सा? आर्टिकल 116। अगला देखिए, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 के तहत ग्राम सभाओं को निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां और कार्य प्रदान किए गए? 3 स्टेटमेंट दिया गया, कूट की सहायता से बताना है कौन कौन से इसमें से इसके अधिकार हैं। ठीक है, 1995 का मामला है भूरिया समिति, याद होगा आप सभी को। कौन सा? भूरिया समिति, भूरिया कमेटी के बारे में पढ़े होंगे। इनकी सिफारिश पर भारत के अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले लोग ने आदिवासी जो स्वशासन सुनिश्चित करने और पंचायत से संबंधित संविधान के भाग 9 में वर्णित प्रावधान को अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार करने के लिए पेशा अधिनियम 1996 पे पारित हुआ था। कौन सा? पेशा अधिनियम
96 का मामला आया था, याद होगा आप सभी को। तो यहीं से मामला सारा बन जाता है। पैसा अधिनियम, पेशा अधिनियम, जो अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा को कार्य शक्तियां देता है, जिसमें कि लघु वन उत्पाद का स्वामित्व होता है, स्थानीय विवाद का समाधान कैसे होगा, या फिर ग्रामीण बाजार का प्रबंधन किस तरह से किया जाएगा, भूमि अधिग्रहण हो गया, पुनर्वास, या फिर विस्थापित व्यक्ति के जो हो गए ना, इसको पुनर्वास में अनिवार्य परामर्श का अधिकार होगा। अभी देखिए बिहार में बेगूसराय में एक इलाका आता है जहां पर ओवर ब्रिज है, वहां के आसपास के लोगों को क्या किया गया था, जो छोटे कास्ट के लोग थे, छोटे छोटे जाति थे, जहां पर झुग्गी झोपड़ी गाड़ के रहते थे, सरकार जब नई बन करके आई थी उसको हटाया गया था। मैं इस चीज का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन सरकार को एक मानवीय सहायता जब प्रदान करती है तो ये चीज दयालुता दिखाती है। लेकिन यहाँ पर ठंड के मौसम में ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। मैं सरकार के विरोध में ना हूं, क्योंकि वो लोग रह रहे थे वहां पर गैर परंपरागत तरीके से रह रहे थे, लेकिन सरकार को इतना समझना चाहिए कि वो ठंड का मौसम है, इस तरह से उनके बाल बच्चे या फिर वो कहां पर जाएंगे। चलिए अगला देखिए। नहीं, पहले इसका तो देखना ना, ग्रामीण बाजारों का प्रबंधन कैसे होगा। ये तीनों हो जाएंगे यहाँ पर, तीनों के तीनों हो जाएंगे, 1 2 3 तीनों हो जाएंगे यहाँ पर करेक्ट। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य है। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा पहला ही विकल्प, भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। राइट आंसर प्रधानमंत्री होगा, विकल्प डी। किस अधिनियम के तहत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय या गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। राइट आंसर हो जाएगा 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था। इसके अकॉर्डिंग था कि पहली बार किसी भारतीय को वायसराय बनाया गया और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे और उनको विधि सदस्य भी बनाया गया था। क्या नाम था उनका? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपीएस। अगला देखिए यहां पर क्या होगा, करेक्ट आंसर विकल्प ए हो जाएगा 1909 का भारत परिषद अधिनियम। अगला है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया। आसान सा जवाब, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिला योजना समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। करेक्ट पूछा जा रहा है किसके, जिला योजना समिति के संदर्भ में। ये हो जाएंगे कौन कौन से। इसके गठन का उद्देश्य सबसे पहले तो जान लीजिए, राज्य का जो जिला स्तर पर एक जिला नियोजन समिति होता है जो गठित किया जाता है, जो कि जिला की पंचायत हो गया, नगरीय संस्था द्वारा तैयार किया जाता है। और जिला नियोजन समिति जो होता है, योजना का प्रारूप बनाते समय पंचायत और नगरीय संस्था के बीच समान हितों को ध्यान में रखता है। और इसी समिति का अध्यक्ष कौन होता है, इसका जिला नियोजन समिति का अध्यक्ष जिला का योजना बनाने को लेकर के जो मंत्री गठित किया जाता है और राज्य सरकार के पास जो अग्रसर करता है, वही व्यक्ति इसका अध्यक्ष भी होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सारे स्टेटमेंट लगभग सही है, एक से अधिक इसका करेक्ट हो जाएगा। तरलता की दृष्टि से मुद्रा का क्रम क्या होगा। 1 2 3 4 सीधा M1 M2 M3 M4, आसान सा जवाब हो गया। फिलिप्स वक्र किसके मध्य कार्य करती है। सबसे पहले तो देख लीजिए, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट IR, और ये वाला क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉय रेट। यहां पर देख लीजिए फिलिप्स वक्र अगर मान चलिए 3 4 5 6 7 कर लेते हैं, इधर भी कर लेते हैं, 2 3% में है ये सारा, 4 हो जाएगा, 4% 5%। अब फिलिप्स वक्र किस तरह से काम करेगा, अगर 2% इधर गया, ठीक है, 2% से शुरू होता है और बेरोजगारी का दर 5% है, तो ये फिलिप्स वक्र यहां पर हो गया। 5% अगर जो मान के चलो इन्फ्लेशन रेट हो जाएगा और बेरोजगारी का दर 3% है, तो यहाँ पर जो कट बिंदु बनता है, ठीक है, तो यही कर्व जो बनता है ना, यही इन्फ्लेशन फिलिप्स वक्र होता है, ठीक है, इसी को कहा जाता है PC, फिलिप्स कर्व। तो यह आंसर क्या हो गया, मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी का दर, यही कहलाता है फिलिप्स वक्र। आसान सा जवाब विकल्प सी। बजट पारित होने की प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम क्या है, इसको इरेज कर दूं, इसका सही क्रम क्या होगा। तो 1 2 3 बजट की प्रस्तुति होगी, आम चर्चा बनेगी, उसके बाद अनुदान मांग पर मतदान हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, एक क्रम में ही दिया गया है, 1 2 3, विकल्प सी इसका सही जवाब हो गया। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना था। यह था 935 महिलाएं थी, कितने, 1000 पुरुष पर, ठीक। आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग किस सूची का विषय है, यह हो जाएगा समवर्ती सूची का, कंकरेंट लिस्ट का, विकल्प सी। अवस्थिति कब होगी, जब अर्थव्यवस्था में वस्तु या सेवाओं की आपूर्ति अपेक्षा जो होगी उनकी मांग से कम हो जाएगी, तब होगा मुद्रावस्थिति, यानी कि मनी डिफ्लेशन। तो आसान सा जवाब पहला ही हो जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यहां पर ना अधिक समावेशी सतत विकास को रखा गया था, 2012 से 17 तक चला था 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद नीति आयोग आता है, नीति आयोग जिसके कि अध्यक्ष पदेन होते हैं प्रधानमंत्री, अभी वर्तमान में मोदी जी हैं।
तो इसका हो जाएगा तेज अधिक समावेशी सतत विकास, विकल्प बी सही हो गया इसका। चलिए आगे देखिए, लकड़ावाला समिति या लकड़वाला समिति कहीं होता है, लकड़ावाला जो भी पूछे किससे संबंधित है, तो ये गरीबी रेखा के आकलन से संबंधित है और ये 1993 में आया था ये समिति का, ठीक है। तो गरीबी रेखा के आकलन से संबंधित है 1993 में। अगला देखिए, बिहार के किन जिलों की सीमा नेपाल से लगती है, दरोगा में भी पूछा गया था किन की सीमा झारखंड से नहीं लगती है अभी। और ये सीमा वगैरह ना याद कर लेना, कौन से राज्य से कौन सी सीमा लगती है, कौन सा इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है। तो नेपाल से लगने वाली सीमाएं कौन कौन सी हो जाएंगी, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल का बॉर्डर लगता है, विकल्प सी। 1912 में बिहार के अलग अलग राज्य बनने के बाद इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन बने थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, भी मैंने बताया था ऊपर। प्राचीन भारत के सीखने का एक प्रसिद्ध केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल वंश के किस शासक द्वारा स्थापित किया गया था, यह धर्मपाल वंश का शासक था, विकल्प भी हो जाएगा, जो कि 8th-9th सेंचुरी का था। संथाल विद्रोह 1855-56 में बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया था, इसके नेता कौन थे, तो सिद्धू और कानू थे, जो कि संथाल परगना से संबंधित थे। और जो शोषक साहूकार थे ना, इनके खिलाफ ही संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्धू कानू ने। ये हो गया इसका राइट आंसर। अगला देखिए, बिहार किसान सभा के नेताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन गलत है यह पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट कौन सा, एक एक करके स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत है। पहला है, यदुनंदन शर्मा बिहार किसान सभा के एक प्रमुख नेता थे, बताइए ये वाला सही दिया गया है स्टेटमेंट, यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा है, यमुना काजी का किसान आंदोलन से कोई संबंध नहीं था, बिल्कुल इनका संबंध था यमुना काजी का बिहार किसान आंदोलन से। और यमुना काजी जो थे ना, दरभंगा का क्षेत्र हो गया और सारण के क्षेत्र में इन्होंने नेतृत्व किया था। यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत हो गया ना, क्योंकि संबंध नहीं है कहा जा रहा, दूसरा गलत हो गया। तीसरा है, राहुल संस्कृतायन ने किसान और सामाजिक चेतना के प्रसार में योगदान किया था, बिल्कुल ये अन्नवाड़ी अंबारी सिवान से संबंधित है। ये कौन, राहुल संस्कृतायन, उनके साथ पंचानन शर्मा हो गया, यदुनंदन शर्मा, ये सभी बिहार किसान आंदोलन में शामिल थे। ये वाला तो सही हो जाएगा यहाँ पर स्टेटमेंट। कार्यानंद शर्मा बिहार किसान सेवा से जुड़े थे, बिल्कुल सही दिया गया, सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट गलत था ना, तो कथन कौन सा गलत है पूछा जा रहा, तो केवल 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव के रूप में कार्य किया, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्या, विकल्प सी जयप्रकाश नारायण थे, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के दक्षिणी पठार क्षेत्र में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, यहाँ की मिट्टी लाल और पीली मिट्टी होती है, विकल्प बी हो जाएगा। अनुपम झील के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यहाँ 3 स्टेटमेंट दिया गया, आगे कूट भी दिया गया होगा, कूट में देखते हैं क्या पूछा जा रहा, सही है गलत। कूट कह रहा है कि कौन सा सही है। अब बढ़ते हैं स्टेटमेंट की तरफ, आ जाते हैं नीचे, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा देख लेते हैं। यह बिहार के कैमूर पठार क्षेत्र में स्थित है, ये वाला सही दिया गया है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही दिया गया है। दूसरा, सोन नदी के बाढ़ के मैदान से जुड़ा हुआ है, ये वाला ना गलत दिया गया है, सोन नदी के बाढ़ के मैदान से नहीं जुड़ा है। तीसरा, ये महत्वपूर्ण इको टूरिज्म स्थल है, ये सही दिया गया, पहला और तीसरा सही यहाँ पर हो जाएगा। जो अनुपम झील है ना, एक कैमूर में है, कैमूर के पठारी क्षेत्र से संबंधित है। कैमूर में और कौन कौन से झील है, और यहीं पे संबंधित ना जमुई का देख लेना, जमुई का भी देख लेना, यहीं के आसपास का नागी झील और नकटी झील के बारे में भी पढ़ लेना। पहला और तीसरा हो जाएगा ना, सही पूछा जा रहा है, तो 1 और 3 हो जाएगा, विकल्प ए सही जवाब। बिहार के अभ्रक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, 3 स्टेटमेंट कौन सा सही है, तीनों को पढ़िए बताइए। तो पहला है, अभ्रक के प्रमुख भंडार नवादा जिले में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही दिया गया है। नवादा, गया, कहाँ है अभ्रक का, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, नवादा तो क्वेश्चन में ही दिया गया है, ठीक। उसके बाद गया हो जाएगा, और कहाँ का, जमुई और मुंगेर, यहाँ पर अभ्रक के भंडार पाए जाते हैं, तो पहला भैया सही है। दूसरा क्या कह रहा है, अभ्रक मुख्य रूप से उत्तरी बिहार के मैदान में पाया जाता है, ये स्टेटमेंट गलत दिया गया है, बिल्कुल सरासर गलत दिया। उत्तरी भाग का मैदान कहां से आएगा, बिहार की अभ्रक पेटी झारखंड तक फैली हुई है, बिल्कुल सही दिया गया, जो कि मुंगेर का पार्ट है, जमुई वाला पार्ट उधर से बॉर्डर लग जाता है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। यहाँ पर कौन सा सही है पूछा जा रहा, तो 1 और 3 विकल्प ए सही जवाब हो गया। बिहार में शुष्क पर्णपाती वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, तो ये मुख्य रूप से ना उत्तरी बिहार के बाढ़ के मैदान में पाए जाते हैं, आसान सा जवाब विकल्प बी हो गया। निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, 3 घटना दिया गया, सही क्रम चुनना। अब देख लेते हैं क्या क्रम होगा। तो बिहार बंगाल से 22 मार्च 1912 को अलग होता है, ठीक, और ओडिशा को मिलाकर के बंगाल प्रेसिडेंसी से एक अलग प्रांत बनाया जाता है, जो कि अप्रैल 1912 से प्रभावी होता है। फिर बिहार विधानसभा की पहली बैठक होती है कब, 20 जनवरी 1913 को,
जो पटना कॉलेज बांकीपुर के सभागार में आयोजित किया जाता है। फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 आता है, कौन सा 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, याद होगा आप सभी को, जिसमें भारत उत्तरदायी सरकार की क्रमिक शुरुआत वहीं से होता है, जो डायरकी लागू होता है, उसके बाद 1921 में लागू कर दिया जाता है। फिर 1919 में ये, इससे पहले क्या होता है, अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित होकर के यहाँ लागू हो जाता है। इसका मतलब था कि भारत में प्रशासन में सुधार लाया जाए, इसी से संबंधित ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आसान सा, 1, 2 और 3, पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा भारत सरकार अधिनियम 1919 हो जाएगा। तो बिहार अलग होता है 1912 में, ये होता है 1919 का मामला तो दिया गया है। बिहार विधानसभा की पहली बैठक, ये भी यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। तो हो जाएगा 1, 2 और 3, दूसरा विकल्प हो जाएगा, यानी विकल्प बी करेक्ट आंसर हो गया इसका। चलिए आगे देखिए, नहीं 2, 1, 3 होगा ना, 2, 1, 3 होगा ना, पहले दूसरा होगा, 1912 का मामला पहले आएगा, फिर आएगा 1919 वाला। ठीक है, 1913, ये 1913 का मामला हो गया, फिर ये 1919 वाला मामला। तो 2, 1 और 3। चलिए आगे देखिए, बिहार में किस जिले का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है, जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा कैमूर का भभुआ। भारत में स्टार लिंक सेवा शुरू करने के लिए स्पेस एक्स ने निम्न में से किस भारतीय प्लेटफॉर्म कंपनी के साथ मुख्य रूप से समझौता किया है? यह समझौता हुआ एयरटेल के साथ। हाल ही में नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? करंट में मैंने बताया भी था, इनका नाम है नेटुम्बो नंदी नेदेतवाह, विकल्प सी राइट आंसर हो गया। कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाया जाने वाला हेरात फेस्टिवल किस हिंदू त्योहार से जुड़ा है? सही जवाब महाशिवरात्रि से जुड़ा है। हाल ही में प्रसिद्ध ओडिया कवि रमाकांत रथ का 90 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। इनको किसकी कृति श्री राधा के किस वर्ष सरस्वती सम्मान दिया गया था? ये ईयर था 1992 का, विकल्प बी हो गया। चलिए आगे देखिए, 7 जनवरी 2025 को निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांत 3 नगरपालिका में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की थी? ये इक्वाडोर का मामला था, विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। इक्वाडोर के राष्ट्रपति थे डेनियल नोबोआ, उनका नाम है डेनियल नोबोआ। अब आप लोग कमेंट करना इक्वाडोर की राजधानी क्या है, इनकी इसकी मुद्रा क्या है? प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में, विकल्प बी। अप्रैल 2025 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किस समुदाय के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू किया था? यह प्रशिक्षण अनुसूचित जनजाति को दिया गया था, तो विकल्प डी हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र निम्न में से कौन सी है? ये सेवा का क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कि मैं लिख दूं यहाँ पर 3.8% था इसका बढ़ोतरी, उद्योग क्षेत्र 6.2 के साथ और 9.3 के साथ ये बढ़ा था। तो यहाँ पर सारा परसेंटेज भी आपको मामला यहाँ पर दिख गया। ये वृद्धि दर 6.3 से लेकर के 6.9 के बीच रहने की उम्मीद थी, आर्थिक वृद्धि दर। अगला है, बजट 2025-26 के अकॉर्डिंग सरकार द्वारा निम्न में से किस मद में सबसे अधिक खर्च किया गया है? आसान सा जवाब, शुल्क में हिस्सा जो राज्य का मामला आता है इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा होता है, विकल्प सी हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अपने नवीनतम आकलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए वर्ष 2024 और 25 में क्रमशः कितनी आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया है? आसान सा जवाब 3.2% और 3.3% जो IMF द्वारा आकलन किया गया है दोनों वर्ष के लिए। सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 6.5% लगाया गया था, ICRA ने लगाया था। ICRA का अनुमान था कि ये रहेगा 6.4% और RBI का अनुमान था कि इसका परसेंटेज जो रहेगा 6.6% रहेगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है IMF द्वारा, तो ये क्रमशः क्या क्या हो जाएंगे? 3.2 और 3.3 हो जाएंगे। निम्न में से किस लेखक ने अपनी संस्मरण पुस्तक मदर मेरी कम्स टू मी का विमोचन सितंबर 2025 में किया? सही जवाब हो जाएगा अरुंधति रॉय ने। निम्न में से किस राज्य ने देश की पहली योग नीति की शुरुआत की? करेक्ट आंसर उत्तराखंड के द्वारा किया गया, विकल्प डी। एक राज्य एक RBB नीति के तहत ग्रामीण बैंकों के विलय के बाद देश के कुल ग्रामीण बैंकों की संख्या 43 से घटकर कितनी हो गई है? तो ये घटकर इसकी संख्या 28 बच गई है, 28 हो गई है। ठीक है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना निम्न में से किस राज्य में शुरू की गई है? ये शुरू हुआ है, विकल्प सी बिहार में शुरू किया गया, 10,000 दिया भी गया था, अभी मामला हिट था। बिहार सरकार द्वारा निम्न में से किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य किया गया है? 6 से 8 तक के बच्चों के लिए। हाल ही में पंजीकरण नीति की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार में लिंगानुपात कितना बताया गया है? ये 891 है प्रति 1000 पुरुष, 891 फीमेल 1000 मेल। जून 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किस जिले में किया है?
ये हुआ है पटना में। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की अवधि वित्त वर्ष 2025-26 से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया? जल जीवन हरियाली अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? दरोगा में पूछा गया था 18 जनवरी के पहले शिफ्ट में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2028 तक इसको बढ़ा दिया गया है। वर्ष 2025 का 55वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? प्राइस से संबंधित एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। 1 घंटे का वीडियो है। ये 2026 में, पूरे 2026 में जो भी एग्जाम है सब में काम आएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मोहनलाल को मिला है विकल्प डी। चलिए, आज के टेस्ट का आखिरी प्रश्न है, देश का पहला चीता सफारी निम्न में से किस उद्यान में शुरू किया गया है? ये कूनो नेशनल पार्क है और ये मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? एमपी में, जहां चीता को नामीबिया से लाया गया और नामीबिया दक्षिण अफ्रीका से लाकर के बसाया गया है। अब यह पर्यटक स्थल जो है जंगल में, खुले जंगल के रूप में विकसित हो गया। यहाँ पर जाकर के चीतों को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, पहले ना इसको जैसे क्वारंटाइन होता है उस तरह से चीतों को रखा गया था। सफारी में वहां पर घूमने नहीं दिया जाता था, वहां पर आपको चीता देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अब इसको ओपन कर दिया गया। अब ये बताइए आप लोग कि आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। आपको कमेंट करना है आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। जो बच्चे पहली बार जुड़े थे सब्सक्राइब कर लीजिए, अगला टेस्ट भी जल्दी आ जाएगा। एक एक दिन करके एक एक टेस्ट होते जा रहा है। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जैसे ही अपलोड होगा नोटिफिकेशन क्विकली मिलेगा। मिलते हैं अगले टेस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।